सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कल ऑपोजिशन ने जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो तहरीक शुरू की है, इस तहरीक का कल पहला मुजाहरा किया और बिलाशुबा एक कामयाब मुजाहरा लग रहा है। अगर इसको कोई बहुत बड़ा जलसा ना भी कहे, जैसे हुकूमत कह रही है कि 10,000 लोग हैं या 15,000 लोग हैं, लेकिन एक इतना मुतासर कुन ये ज़रूर था कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जोशीले अंदाज में, सख्त लहजे में और तुर्श अल्फाज में और क्रीज से बाहर जाकर खेलना पड़ा। इसका मतलब है कि हुकूमत को कल के जलसे की शिद्दत महसूस हुई है। कहीं ना कहीं ज़रूर हुकूमत को एहसास हुआ है कि पीडीएम ने जो आगाज़ किया है वो आगाज़ शायद आगे जाके मज़ीद तक़वियत हासिल कर सकता है। कल जो नवाज शरीफ साहब का खिताब था, सबसे ज़्यादा उस खिताब के ऊपर बहस हो रही है कल से लेकर अब तक। उस खिताब में कुछ तो शायद उन्होंने सच बोले होंगे अपने मुताबिक, लेकिन कुछ तजादात थे। कुछ तारीखी हकायक ऐसे थे जिनको उन्होंने छुपाया और उनको नई नस्ल के सामने रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। जैसे नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि माजी में फौजी डिक्टेटरों ने या फौज ने सियासतदानों को गद्दार करार दिया। अगर फौज ने ऐसा कहा तो यकीनी तौर पे गैर था, लेकिन खुद नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में, दिखाएं जी। ये नवाज शरीफ साहब तारीफ कर रहे हैं ज़िया की और फरमा रहे हैं कि मैं उनकी पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलूंगा। वो कंडेम नहीं कर रहे एक फौजी डिक्टेटर को। जब आप खुद किसी फौजी डिक्टेटर की इतनी तारीफ और तौसीफ करेंगे और उसको सातवें आसमान तक पहुंचा देंगे, तो फिर आज आपका जो जमहूरियत पसंदी का नैरेटिव है वो कहाँ खड़ा होगा। ज़रा दिखाएं जी, जो नवाज शरीफ साहब ने जनरल ज़िया साहब के बारे में और मोहतरमा के बारे में जो मुवाजना किया था, जब उनके साथ एजाजुल हक साहब भी खड़े हुए थे, शायद डीजी खान में, क्या फरमाया था उन्होंने। नवाज शरीफ साहब ने गद्दार करार दिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। ये किसी फौजी डिक्टेटर के मुंह से अभी तक हमने नहीं सुना कि वो पब्लिकली किसी जलसे में खड़ा होके, इवन परवेज मुशर्रफ ने भी किसी जलसे में खड़ा होके बेनज़ीर साहबा को गद्दार नहीं कहा। ये नवाज शरीफ साहब ने गद्दार कहा था। इसी तरह से साजिश करने का इल्जाम लगाया था नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा पे, दिखाएं जी। साजिश करने का इल्जाम लगा रहे हैं एक जमहूरियत पसंद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ कि उन्होंने साजिश की थी। जब हुकूमत गिरी मोहतरमा की, तो नवाज शरीफ साहब ने यह नहीं कहा जमहूरियत को खतरा हो जाएगा, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा सुनवाएं। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, फूल पेश किए जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं आपको तो अफसोस होना चाहिए था मियां साहब, आप तो जमहूरियत पसंद थे। एक जमहूरियत पसंद लीडर की हुकूमत गिरी है, आपको अफसोस करना चाहिए था। आप मिठाइयां बांटने की बात कर रहे हैं। और आखिर में दिखाएं, जब 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा गया, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने क्या फरमाया। ये था पहला हिस्सा नवाज शरीफ साहब की तकरीर में जो तजाद था कि वो कह रहे हैं कि फौजियों ने हमें गद्दार कहा, फौजियों ने हमें साजिशी कहा, फौजियों ने हमारी हुकूमतें गिराई। हाँ, फौजियों ने ये सारे काम किए, लेकिन आप खुद भी ये काम कर रहे थे नवाज शरीफ साहब। जो अगला तजाद उनकी तकरीर में वो ये था कि बुकटियों को, मरियों को, बजिंजों के खिलाफ फौज ने साजिश की, लेकिन उन्होंने आधा सच कौम को नहीं बताया। और वो आधा सच ये है कि जब 1 मई 1972 को बलूचिस्तान में हुकूमत बनी, और ये बलूचिस्तान में पहली हुकूमत थी बलूचिस्तान की तारीख में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, 25 साल की स्ट्रगल के बाद ये हुकूमत बनी थी वहाँ पे। और सरदार अताउल्लाह मेंगल उस वक्त वज़ीर आला थे, गौस बख्श बजिंजो गवर्नर बलूचिस्तान बने थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू किया और अताउल्लाह मेंगल और गवर्नर बलूचिस्तान गौस बख्श बजिंजो ने सूबे में फौज तैनात करने की मुखालफत की। आप अलमिया देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे जमहूरी हुक्मरान ने बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू करवाया, लेकिन उस ऑपरेशन को ख़त्म कौन करवा रहा है, वो ज़िया आमिर है, उसने आके उसे ख़त्म किया। और भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। ये वो इल्ज़ाम है जो बाद में ज़िया और परवेज़ मुशर्रफ भी लगाते रहे कि बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं वो वफाकी हुकूमत को वहाँ तरक्याती काम नहीं करने देते। इसी तरह 10 फरवरी 1972 को इस्लामाबाद में जो इराकी एम्बेसी है वहाँ से असलहे की एक भारी तादाद पकड़ी गई। तो भुट्टो साहब की हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि यह असलहा बलोच अलहदगी पसंदों को भिजवाया जाना था
और भुट्टो साहब की हुकूमत ने बलोच लीडर्स के खिलाफ एक लंदन प्लान बनाने का भी इल्जाम लगाया और इस प्लान का जिक्र खुद नवाब अकबर बुगटी ने किया था, जिन्हें गवर्नर लगाया भुट्टो साहब ने, और इसके अलावा मौलाना कौसर नियाजी साहब ने भी जिक्र किया। और वो लंदन प्लान ये था कि सरदार अताउल्लाह मेंगल और सरदार खान अब्दुल वली खान इन्होंने मुलाकात किया बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान से लंदन में, और उस मुलाकात में यह साजिश तैयार की कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। और फिर इस किस्म के हालात जब बनते गए तो फिर भुट्टो साहब ने हुकूमत को पहले दोनों गवर्नर्स को बरतरफ किया, गौस बख्श बजिंजो जो कि बलूचिस्तान के थे और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर थे अरबाब सिकंदर खान खलील, और फिर उसके बाद फरवरी 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसे भी गैर आनी तौर पर अपने क़याम के सिर्फ 9 माह बाद ही बरतरफ कर दिया था। और वज़ीर आला अताउल्लाह मेंगल, खैर बख्श मरी और दूसरे जो लीडर्स थे नेशनल अवामी पार्टी नैब के, उनको हैदराबाद जेल में कैद कर दिया गया था। और उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में भी नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की इत्तेहादी हुकूमत थी। मौलाना साहब जो कल स्टेज पर तशरीफ रखते थे साथ, उनके वालिद मुफ्ती महमूद उस वक़्त वज़ीर आला थे, उस वक़्त सरहद और आज खैबर पख्तून, और उन्होंने भुट्टो साहब के इस कदम पर एहतजाजन अपनी हुकूमत से इस्तीफा दे दिया था। यह भी हमारी तारीख का एक ज़बरदस्त मिसाल है कि एक वज़ीर आला ने किसी उसूली मौक़िफ़ पर इस्तीफा दिया। तो आप तो सियासतदान खुद एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। फौज ने जो किया सो किया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन जो सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ किया, कम से कम कौम के सामने एतराफ़ करके एक दफ़ा माफ़ी मांग लें ताकि हम एक नई मंजिल का आगाज़ कर सकें। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी आज ऐसी बातें की हैं जो वज़ीर आज़म के मनसब के शायान शान नहीं हैं। वज़ीर आज़म को तैश में नहीं आना चाहिए, वज़ीर आज़म को गुस्से में नहीं आना चाहिए, लेकिन वाई मेरे साथ जो 4 शख्सियात मौजूद हैं, चौधरी मंजूर साहब, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक वफाकी वज़ीर शाहिद खान अब्बासी साहब की काबीना में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। और शेख साहब, रुकने सूबाई असम्बली हैं तहरीक इंसाफ, एयर मार्शल रिटायर्ड साहब, सियासी और दिफाई तंजीर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तारीखी लिहाज से इसमें कोई शक नहीं, कोई उसको छुपाना चाहे नहीं छुपा सकता कि फ़ौज का क्या किरदार रहा, लेकिन ये जो बातें मियाँ साहब ने कही उसमें तो खुद सियासतदान हो, वो तो शरीके जुर्म थे इस काम में। बहुत शुक्रिया, बहुत भले आदमी हैं, बड़ी गहरी नजर है आपकी और बड़े दूर दूर से चीजें ढूंढ के ला के और पाकिस्तान में मुझ जैसे सियासी वर्कर्स को पाकिस्तान की वो भूली हुई सियासी तारीख याद करवाते हैं। और साथ साथ जो है मेरी कही हुई बातों पे जब मोहरे सदाकत लगाते हैं तो मुझे आपकी बात में वजन और ज्यादा नजर आता है कि सारी बातें करके फिर आप कहते हैं कि हाँ फौजियों ने ये किया, जबकि मियां नवाज शरीफ ने नहीं कहा कि फौजियों ने ये किया, उन्होंने कहा फौज में से चंद लोगों ने, चंद जर्नैलों ने ये किया। पाकिस्तान की तारीख के, बल्कि किसी भी मुल्क की आप सियासी तारीख का, पॉलिटिकल हिस्ट्री का जायजा लें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, बहुत सारे नजरियात और सोचों में तसादुम नजर आएगा और बहुत सारी चीजें जो एक वक्त में कहेंगी वो बाद में गलत साबित हुई होंगी। सारे इंसान हैं, लेकिन इन सारी चीजों को जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और मियां नवाज शरीफ साहब ने मिल बैठ के सोचा, इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुई और बाकी अकाबरी ने सियासत को भी साथ मिलाया और इस बात पे इत्तफाक किया कि हमें एक काम करना चाहिए कि जो इंतखाबात मुल्क के अंदर हों, जिन्हें हुकूमत बनाने का मैंडेट मिले वो हुकूमत बनाएं, वो अपना काम करें, और ये जो दरमियान में हुकूमतों के खिलाफ तहरीकें चल के और तोड़ के और ख़त्म करके और एक दूसरे के खिलाफ सियासतदानों को इस्तेमाल किया जाता है, इसको रोका जाए और बिलखसूस जो पाकिस्तान के रियासत के मुख्तलिफ इदारों की मुदाखलत है सियासत के अंदर, उसे रोका जाए। और उसके ऊपर कारबंद भी हुए, चले भी, और फिर अनफॉर्चुनेटली बेनजीर साहिबा की शहादत का और वो वाकया जो रावलपिंडी में हुआ, और कभी मुझे उम्मीद है बतौर एक तालिब इल्म सियासियात के कि आइंदा किसी वक्त का कोई अमीर अब्बास बैठा हुआ बता रहा होगा कि वो हादसा क्यों पेश आया। शायद आज मेरे और आपके लिए बताना या उसको खंगालना या उसकी तह तक जाना मुमकिन ना हो, ये नजर आएगा। और फिर आप जिस कल की मियां नवाज शरीफ साहब की जाफर भाई कता कलामी की माजरत, जाफर भाई कता कलामी की माजरत, मेरे जैसा अमीर अब्बास जरूर कभी वक्त आएगा तो ये बात करेगा जब सामने आएगी,
लेकिन 10 साल आपकी भी हुकूमत रही और पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, जिनकी अपनी लीडर इस दुनिया से चली गई और हम सब सोगवार थे। आज तक 10 सालों में आप बता नहीं सके, सारा बोझ अमीर अब्बास पर डाल रहे हैं कि वो भी मैं बताऊं। नहीं, मैंने अपने आप को साथ शामिल किया है अमीर अब्बास साहब, मैंने अपने आप को साथ शामिल किया है। शायद आज मेरी इल्मी इस्तेदाद इतनी ना हो, तहकीकी इस्तेदाद इतनी ना हो, या आज मुझे बहुत सारी बातें कहने के लिए वो माहौल या वो जुर्रत या वो मेरे पास इख्तियार ना हो कहने का, लेकिन वक्त जो है वो किसी का पाबंद नहीं, और ये वाकयात अनफोल्ड होते हैं, होते रहेंगे और इंशाल्लाह होंगे। तो कल आप उस मजमा में मौजूद थे, आपने मियां नवाज शरीफ की वो सारी गुफ्तगू सुनी और मियां नवाज शरीफ के साबका द्वार की गुफ्तगू का आपने हवाला दिया, लेकिन बात ये करनी है कि क्या आज जो मियां नवाज शरीफ ने बात कही उसमें से कौन सी बात गलत कही? क्या उन्होंने जो महंगाई की बात की, क्या उन्होंने मुल्क के अंदर लाकानूनियत की जो बात की, क्या मुल्क के इंतजामी ढांचे के बिगड़ने की बात जो की, क्या दवाइयों की, और इस सियासी हुकूमत जो आज मौजूद है इसकी नाकामियों की जो बात की वो गलत है? अगर उन्होंने जस्टिस शौकत सदीकी के अल्फाज, चौधरी मंजूर साहब, आप ब्रेक से पहले फरमा रहे थे कि हाँ, जहाँ पे गलतियां हुई हैं सियासतदानों की तो बेहतर है कि उनको भी रिविजिट किया जाए और अपना भी मुहासबा होना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है और इन्हीं गलतियों के नतीजे के तौर पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिनका इतराफ़ भी किया गया था। उसमें कुछ मेजॉरिटी जो है तकरीबन 90% इम्प्लीमेंट हो गया। 2-3 चीज़ें थी जो इम्प्लीमेंट ना हो सकी, जिसमें एक कमीशन था ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का, एक फेडरल कोर्ट बनानी थी और कारगिल पे कमीशन बनाना था। ये 3 चीज़ें हैं जो शायद ना हो सकी, या एक आध कोई और चीज़ होगी, बाकी तकरीबन सारे पॉइंट्स हो गए। देखें, अब अलमिया ये है कि जब इस मुल्क का एक ISI चीफ सीने पे हाथ मार कर कहे कि हाँ मैंने IGI बनाई थी और मुझे इस पर फ़ख्र है, दूसरा ISI का चीफ, साबिक चीफ ये कहे कि हाँ मैंने बंदे तोड़े थे और मैंने PTI में बंदे शामिल कराए थे, और चौधरी शुजात और परवेज़ लाई जो इस वक्त हुकूमत के हमायती हैं वो कहें कि हमारी पार्टी भी तोड़ी गई थी और बाकी पार्टियां भी तोड़ी गई थी, तो फिर इसको क्या कहा जाए? एक दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उनसे भी गलतियां हुई, उन्होंने किया। मेमो गेट का आप फौरी तौर पर हवाला देंगे या बाकी लोग देंगे? बिल्कुल मेमो गेट में गए, लेकिन मेमो गेट के बाद फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे से ये गलती हुई। मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था कि मियाँ साहब एक दिन आएगा आप इस गलती को पछताएंगे, तो मियाँ साहब ने उसको भी रियलाइज़ किया है। दूसरी बात यह है, देखें, हम इदारों की बात अगर आप करेंगे, आपने अताउल्लाह मेंगल साहब का जिक्र किया, मैं 2 लोगों की जो पेशीन गोइयाँ हैं या पेश मंज़र हैं, मैंने राइट और लेफ़्ट साहब को पढ़ा हुआ है। एक थे राइट से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी सारी पेशीन गोइयाँ हर बहर पैगम्बराना तौर पर दुरुस्त हुई हैं, बदकिस्मती से दुरुस्त हुई हैं। एक आखिरी रह गई है, अल्लाह करे कि वो ना पूरी हो। दूसरे गौस बख्श बजिन जो थे, मैं जिनको बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ, उन्होंने एक 72 के अंदर तकरीर की थी पेशावर के अंदर। ज़रा कभी वो आप चूँकि पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, वो ज़रूर निकाल के पढ़िएगा। उन्होंने कहा जो कुछ हम कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को हम धकेल रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट पे और फौजी एस्टेब्लिशमेंट पे अपना इन्हिसार बढ़ाए। जब इन्हिसार उसका बढ़ जाएगा तो हमें पहले मारा जाएगा और फिर अल्टीमेटली उसको कत्ल कर दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर किसी आदमी का पर्सपेक्टिव दुरुस्त साबित हुआ तो उनका हुआ। मैं नई तारीख छेड़ना चाहता था। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने अपनी एक किताब जो बहुत कम लोगों को पता है, उसमें लिखा है कि अताउल्लाह मेंगल के बेटे को एजेंसीज ने अगवा करके कत्ल कर दिया कराची के अंदर, और मुझे जब बताया गया और मैंने पूछा कि वो किधर है, तो 2 दिन तक मुझे नहीं बताया गया और फिर कहा कि वो मर गया है। तो मतलब ये इस मुल्क की तारीख ऐसी खौफनाक है, जिसके नतीजे पर भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं अगर उस वक्त बोलता तो ये मुल्क दोबारा टूट जाता। मैंने उस वक्त खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा है। मैं नहीं समझता कि चीज़ों को उस तरफ लेकर जाया जाए। अब अलमिया ये है कि इस मुल्क की अदालतों ने भी ऐसे फैसले किए, इस मुल्क के सियासतदानों ने भी ऐसे फैसले किए, इस मुल्क के फौजी सरबराहों ने ऐसे फैसले किए, एजेंसीज के सरबराहों ने ऐसे फैसले किए जिस पर कोई फ़ख्र नहीं कर सकता। सो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अदालती तारीख, मुझे एक दिन पिछले दिनों बाजवा साहब का बयान पढ़ने को मिला कि हम
मैं बिल्कुल मुदाखलत नहीं करना चाहता, हम वेलकम करते उस बयान को, लेकिन उसका अमली सबूत देना पड़ेगा कि हम बिल्कुल साइड पे हो जाएं। अगर कुछ हुआ भी है तो अभी भी साइड पे हो सकते हैं। तो जो गलतियां हुई हैं उनको हम रेक्टिफाई करें। आइन ने सबकी हदूद मुकर्रर कर दी हैं। हम आइनी हुकूमत, जुल्फकार अली 5 जुलाई 1977 से हमारी लड़ाई ये है कि आइन ने सबकी हदूद मुकर्रर कर दी हैं, पार्लियामेंट की, अदलिया की, सिविल ब्यूरोक्रेसी की, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की और मीडिया की, सबकी हदूद मुकर्रर कर दी। हम सब अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो सारे ठीक हो जाएंगे। क्यों हम फॉलो नहीं करते? क्यों हम अपना पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती, अदलिया अपना काम नहीं करती, सिविल ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं करती, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी अपना काम नहीं करती, मीडिया उस तरह से अपना काम नहीं करता। मैं इन चीजों को मानता हूं। ये आपने बजा फरमाया। आज हुकूमत ने, जैसे मैंने नवाज शरीफ साहब में कुछ तजादात रखे, मुझे जिस तरह मैंने नवाज शरीफ साहब के तजादात रखे, इसी तरह हुकूमत के भी तजादात हैं, तो वो भी हम तो दिखाएंगे। हम तो सब कुछ दिखाते हैं, मजबूरन क्या करें, अब हम तो नहीं छुपा सकते। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और इमरान खान साहब कहते थे कि जी ये दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, लेकिन आज हमने देखे ना, या सारे लोग कर रहे हैं। जी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अमीर अब्बास, ये चीजों की कीमतें कम कर दें, बिजली की कीमतें कम कर दें, हम जाने और बाकी आईनी इदारे जाने। हम तहरीक ही खत्म कर देंगे, लेकिन ये करें तो सही। ये लोगों से जो दिखाकर आए थे, जो वादे करके आए थे, उसके उलट करके बैठे हैं। आप अपने कैमरामैन से पूछे कि लाहौर में आटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 100 रुपए किलो नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी जबरदस्त पेशकश हो गई है। हम जाने, अदालतें जाने, बड़ी जबरदस्त पेशकश हो गई है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक से वापस आते हैं तो हलीम आदिल शेख साहब और शाहिद लतीफ साहब से बात करूंगा। ये पेशकश बहुत अच्छी कर दी है चौधरी मंजूर साहब ने कि अगर महंगाई में कमी हो जाए, अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें कम हो जाए तो हम तहरीक ही खत्म कर दें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हुकूमत के कॉल ऑफ फेल में कितना तजाद है वो आपको दिखाएं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स के नौजवानों से ख़िताब किया इस्लामाबाद में, और इस ख़िताब में हमने जो कोरोना की SOPs हैं उनकी एक तरह से धज्जियाँ उड़ती हुई देखी। और हुकूमत ने इससे पहले क्या कहा था जब अपोजिशन ने अपने जलसे शुरू करने थे, तो फवाद चौधरी साहब और उस्मान डार साहब, आज उस्मान डार साहब भी मौजूद थे, उन्होंने ख़िताब भी किया। यही उस्मान डार साहब फवाद चौधरी के साथ बैठ के अपोजिशन को क्या नसीहतें कर रहे थे? अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान में कोविड जो है वो कोई सीरियस नहीं हुआ। हमने इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, NCOC ने बड़ी मेहनत की है, और अब ये अपनी बेवकूफ़ी से हम इसको दोबारा अपने ऊपर मुसल्लत ना कर लें। ये ना हो जिस तरह लंदन में या फ्रांस में या USA में कोविड की दूसरी लहर इतनी तेज़ी से वापस आई है। बेहतर ये होगा कि ये यहाँ पर हम उससे बच जाएं, और उसके लिए मैं तो अपील करना चाहता हूँ तमाम सियासी जमातों से कि 3 महीने के लिए कम से कम अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको मुअत्तल कर दें, और अब फरवरी में, जनवरी आखिर में या फरवरी में आप दोबारा अपनी सियासी एक्टिविटी। और अब ज़रा दिखाएं जी, विजुअल्स दिखाएं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो बुनियादी उसूल है इस वबा में बचने का, उस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाएगी। लोग कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं पहने हुए। और जो फ्रंट रोज है जिनमें प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ रखते हैं, जिसमें बाकी लीडरशिप भी तशरीफ रखती है, वहाँ पे भी हमें तकरीबन इसी किस्म का मंजर जो है वो नजर आता है। वज़ीर आज़म ने खुद ज़रूर मास्क लगा रखा था जब तशरीफ रखते थे, लेकिन बाकी जो है वो आपको जो SOP। और जब अपोजिशन के जलसे थे तो 10 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें जो 9 सफ़ात पर मबनी था, और उसमें बड़े सख्त SOPs थे कि आप इन पर अमल करेंगे। लेकिन आज हमें यहाँ पे उसकी नफी नजर आई। तो हलीम आदिल शेख साहब, बेहतर होता कि जो आप नसीहत कर रहे थे ऑपोजिशन को, आज कम से कम खुद तो उस पर अमल करते। आप ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल SOPs का ख्याल रखना चाहिए था और जरूर रखना चाहिए था। बिल्कुल ये गलत हुआ, इसमें मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आपने
दूसरी बात, जिस अंदाज से आपने शुरू में कहा कि शायद कल के जलसे से घबरा कर कोई आज क्या इवेंट हुआ, आज खान साहब ने स्क्रीन से बाहर निकल के तकरीर की, मेरा ख्याल है कल जिन्होंने जलसे में तकारीर की उनको तो जवाब ही दिया। उन्होंने कहा बच्चे हैं, चले कोई बात नहीं है। मौलाना साहब को, मियाँ साहब ने, खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो लोग ही लगे हुए थे अपने तरीके से। जवाब दिया गया उस तकरीर का। आवाज का प्रॉब्लम है कोई, आवाज का प्रॉब्लम है कोई। आपकी आवाज आ रही है शेख साहब, क्लियर आ रही है। वैसे जाफर इकबाल साहब आपकी गुफ्तगू पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो मुस्कुराहट आपको। तो मैं बता रहा था कि नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी, जो उनके अल्फाज थे, जिस अंदाज से उन्होंने कल जनरल बाजवा साहब को हिट किया, तो मैं पहले उनकी बात करता हूँ, उसके बाद चौधरी साहब से भी 2 मिनट में लूंगा जरूर। मैं पूछना चाहता हूँ कि मियाँ साहब गवर्नर हाउस लॉ पंजाब में जब इंटरव्यू देने गए थे, जनरल जिलानी जब इनको लेकर गए थे, तो किसको इंटरव्यू दिया था उन्होंने? ले जाने वाला कौन था? किसने पेशकश की? मतलब जनरल जिलानी लेकर गए, जनरल ज़िया-उल-हक ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद IGI के अंदर किसको लाया गया? उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ वहीद काकड़ से क्यों झगड़ा हुआ? जनरल जहांगीर करामत को इन्होंने क्यों भगाया? उसके बाद जनरल मुशर्रफ को इन्होंने निकालना चाहा, इन्होंने नहीं निकाला। फिर आता है डॉन लीक्स का इशू आ जाता है, और उसके बाद बड़ी बड़ी गैरतों वाली बात की। मैं पूछना चाहता हूँ कि अमल कासी को जब निकाला गया था तो उस वक्त मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, और इनके शामिल थे। पंजाब में किसकी गवर्नमेंट थी उस वक्त? और जब रेमंड डेविस को निकाला गया तो पंजाब में किसकी गवर्नमेंट थी? उस वक्त वो गैरतें कहाँ चली गई, उस वक्त वो बातें कहाँ चली गई? और दूसरा भी बात की मोहतरम हमारे बहुत ही काबिल एहतराम चौधरी साहब ने। मैं पूछना चाहता हूँ चौधरी साहब, हिस्ट्री तो आपकी भी माशाल्लाह सिकंदर मिर्जा से, भुट्टो साहब ने सिकंदर मिर्जा की नर्सरी से पैदा हुए, अयूब खान को उन्होंने डैडी कहा, ज़िया-उल-हक के साथ लड़का, उस याया खान के साथ लड़काना प्लान बनाया आके। उसके बाद आगे आके चलकर देखिए तो, और अभी NRO जो आपको मिला दुबई के अंदर जनरल कियानी और जनरल मुशर्रफ के साथ, क्या NRO जो आपको मिला था वो आर्मी के साथ आप डील नहीं किया था? तो बात यह है कि अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, एक बात तो है वैसे कि पीपल्स पार्टी में से जो चंद पढ़े लिखे शख्सियत है उनमें से चौधरी मंजूर साहब चैनल्स के ऊपर लीड्स हैं, लग तो रही उनकी इल्मी काबिलियत पर आप शक न करें। तकरीरें चल रही थी, और नवाज शरीफ साहब ने वही तकरीर की जो अल्ताफ हुसैन साहब करते हैं। किस अंदाज से उन्होंने तमाम एंटी स्टेट एलिमेंट्स उनको हीरो बनाकर पेश कर दिया। और वो हमारे शोधा, अभी 2 रोज पहले भी हमारे 20 शोधा शहीद हुए थे। इससे पहले हजारों की तादाद में हमारे इस जंग के अंदर हमारे आर्मी, हमारी फोर्सेस के, हमारे सिविलियंस, हमारे अफवाज, मतलब हम सो रहे अगर होते हैं तो कौन जाग रहा होता है? मैं कहना चाहता हूँ मियाँ साहब का, नवाज शरीफ का, ये पंजाब के लोग सोचें कि एक पंजाब से ताल्लुक रखने, पंजाब की सरजमीन में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत बड़ी तादाद में हमारे फायदे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पंजाब के लोग हैं। आज नवाज शरीफ वहां जाकर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और हमारे दिफाई इदारों के ऊपर अटैक करते हैं। और बात जैसे इमरान खान साहब ने की, बिल्कुल ठीक की। कोई भी मुहिब वतन लीडर होगा, अगर उसके इदारों को, उसके सिपा सालार को, उसकी अफवाज को इस तरीके से कोई बाहर बैठकर अगर मिलाइन करेगा, और मैं समझ मीनवाइल मैं जरा चौधरी मंजूर साहब से कल के जलसे के बारे में सवाल कर लूँ। जो कल जलसा हुआ मंजूर साहब, वो तो PMLN उसको होस्ट कर रही थी गुजरांवाला में। जारी बात है अब कल जो है वो कराची में है, उसको पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है, लेकिन बाकी सारी लीडरशिप भी वहाँ मौजूद होगी। तो सवाल ये है सर कि नून लीग तो अपोजिशन में इस वक्त है, उसका तो एक जवाब हो सकता है कि भाई हुकूमत बहुत बुरी है और काम नहीं कर रही है, बैड गवर्नेंस है। आप तो खुद 1/4 हुकूमत आपके पास है पाकिस्तान में, तो आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कल भी बिलावल साहब ने कहा कि बिल्कुल जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं सूबों के साथ, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस मुल्क के लोगों के साथ, जो महंगाई की जा रही है, हद इस हुकूमत की ये है कि पहले कहते थे कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाओ वरना यहाँ पे बहरान पैदा हो जाएगा। अब आज भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं लेकर आऊँगा उसको और वापस लाओ, बहरान पैदा हो जाएगा। चीनी ज़्यादा पैदा हो गई है, इसको एक्सपोर्ट करो वरना बहरान पैदा हो जाएगा। अब कह रहे हैं इंपोर्ट करो, बहरान पैदा हो गया है। गंदम ज़्यादा पैदा होगी, एक्सपोर्ट करो, अब कहते हैं इंपोर्ट करो, बहरान पैदा हो गया है। मतलब इनकी कोई एक चीज़ इन्हें समझ आती।
अब मुझे ये बताएं कि पेट्रोल ये कहते थे 46 रुपए का लीटर हम बेचेंगे जब आएंगे, गैस इस खिते में सबसे महंगी है। ये इनके रस्तू जो हैं असद उमर साहब, वो पार्लियामेंट, ये नहीं कि किसी जलसों में, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे ये बातें कहते रहे, कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। अब सारी चीज़ें उसके उलट हो रही हैं और ये सारा महंगाई, मुझे ये बताएं, ये अभी फरमाएंगे और बाकी पीटीआई, मैंने उस दिन जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो कहते हैं जी गंदम पाकिस्तान में आटे का बहरान सिंध की वजह से है। मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि टोटल जो ख़रीदारी थी उसके अंदर 4.5 मिलियन टन पंजाब ने खरीदी, 1.8 मिलियन टन पास्को ने खरीदी, 1.40 मिलियन टन सिंध ने खरीदी और 0.10 मिलियन टन जो है वो उन्होंने खरीदी। और ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर फ़खर इमाम साहब, मैं बहुत उनको सीनियर और संजीदा आदमी लेता हूँ, वो कहते हैं 6.6 मिलियन टन पहले 2 महीने में हमें नहीं पता चला किधर चली गई। कि ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का, 6.6 मिलियन टन जो आपके साल के 3 सूबों की कंजम्पशन के लिए पूरी है, वो किधर चली गई है? लाहौर में 100 रुपए किलो आटा बिल्कुल सही स्मगल तो हुई है। पीपल्स पार्टी यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ये समझती है कि चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के फेल, हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने सारा सूबे हैं उनकी गवर्नेंस भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है, लिहाजा सिंध हुकूमत को ये हक हासिल है पीपल्स पार्टी को कर दिया, स्कूते कश्मीर के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, पार्लियामेंट को रिडेंडेंट कर दिया, शायद लतीफ साहब को शामिल कर लूं, कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। शायद साहब को सर शामिल कर लूं आपकी इजाजत से चौधरी साहब। शायद लतीफ साहब, कल जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसको जारी बात है हम सुना नहीं सकते चूंकि पैमरा ने उस पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन 9 बार उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, 1 बार उन्होंने DGI का नाम लिया और नाम ले लेके उन्होंने कहा कि जी आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो ये हुकूमत तो इस वक्त इमरान खान साहब की है, अगर हिसाब मांगना है तो मांगे हुकूमत से, ये बार बार उधर क्यों इशारा हो रहा है शायद साहब? देखें, वो जो आपने शुरू से लेके अब तक काफ़ी सारी बातें भी की और माजी के वो दिखाए कि जो तजादात हैं, इससे पहले कि आप किसी का नाम 10 मरतबा या 11 मरतबा लें, अपने गिरेबान में ज़रूर झांकें। वो जनरल जिलानी से काम शुरू हुआ, फिर जनरल ज़िया, वो किस तरह आए थे, कोई उनका भी जिक्र कभी आपने सोचा? आप किस तरह आए? उनके थ्रू आए ना। तो इससे बड़ी अहमकाना चीज़ क्या हो सकती है जो मैं कहूँ कि आप अपना सारा वक्त भूल गए और दूसरों के ऊपर आपने सारी लान तान शुरू कर दी। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं, यानी माजी की जितनी चीज़ें अगर आप उनका नाम लेते जाएंगे तो शायद अनएंडिंग है, बेशुमार हैं। ये जो मिसाक़े जमहूरियत में चीज़ मिस हुई और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, मैं समझता हूँ अगर आज भी आप इनको एक तरफ करके आगे सही चलना चाहते हैं तो वो करें और जो चीज़ें हुई उनको माने और उनको एक इज्जत के साथ ख़त्म करें और उसके बाद अपना सिस्टम इस तरह बनाएं कि हर एक जो अपनी गलती का एहसास करे वो इसको रिपीट ना करने का वादा करे। तो तब मैं समझता हूँ कि शायद, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आप गिनते रहेंगे तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर इन्हीं को गिनना है तो गलतियाँ तो हुई। मार्शल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह, मुझे मार्शल नज़र नहीं आता, एक अच्छी चीज़ हुई। इसी तरह जो सिविल साइड से, सिविलियन साइड से, जमहूरियत की साइड से जो गलतियां हुई उसको भी उनको लाया जाए, उनके फैसले किए जाएं और फिर उनको इज्जत के साथ ख़त्म किया जाए। तो ये चीज़ जो है, इसको अगर आप कर लेंगे तो शायद आपके पास कोई मौका होगा कि इस तरह के ज़ख्म बजाय ये कि उनको साथ लेके चलें, हर मरतबा दोहराने और गलत जो है वो तासुर कायम करने की बजाय आप एक सही रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ ये इसका एक तरीका है। मैं एंडोर्स करता हूँ शायद लतीफ साहब की बात को, मैं एंडोर्स करता हूँ, 100% एंडोर्स करता हूँ। जाफर इकबाल साहब, जो एयर मार्शल साहब ने जी अमीराबाद साहब, बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तौसीक हो गई है फिर शायद साहब आपकी बात की, पीपल्स पार्टी तौसीक कर रही है माशाल्लाह। जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शाहिद लतीफ साहब का भी और हलीम शेख साहब का, कि जो पाबंदी मियां नवाज शरीफ की तकरीर पर है कि वो मीडिया पे आप नहीं चला सकते, वो सारी, लेकिन आप ये देख लें जाफर साहब आप ये देख लें कि आप एक एयर मार्शल
आप एक एयर मार्शल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नवाज शरीफ की नाराज ना हो जाए इस पे। नहीं, वो खुश होंगे कि जिस बात पे मियां नवाज शरीफ पे पाबंदी है कि वो अगर कहें कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं तो वो पाबंदी है। लेकिन शाह लतीफ साहब और हलीम आदिल शेख साहब अगर जनरल जियाउल हक का जिक्र करें और ये कहें कि जो मार्शल लॉ लगे थे गलत थे, तो वो मियां नवाज शरीफ का वही बात वो आगे कर रहे हैं। दूसरी बात जो मियां नवाज शरीफ साहब ने ज्यादा जोर दे के कही, या मैं भी कहूंगा कि भाई नैब को सिर्फ सियासतदान नजर आते हैं ना। अब आप शाह लतीफ साहब से कहें तो ये क्योंकि खरे आदमी है, ये अपनी सारी चीजें पेश कर देंगे। कोई बुलाएगा, पूछेगा कब सर्विस में आए थे, तब कैसे थे, आज कैसे हैं। ये सियासतदानों की तरह नहीं करेंगे कि भागते फिरें और स्टे लें और अपनी वो सारे एसेट्स ना बताएं। आसिम सलीम बाजवा साहब भागते फिर रहे हैं, उनके पीछे सारा मीडिया लगा हुआ है ढूंढने। तो हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा बयानिया है वो ये है कि अगर आप किसी एक को मुकद्दस और मोहतरम कहेंगे तो मैं बतौर पाकिस्तानी के पाकिस्तानी रियासत का यूनिट कौन है? जाफर इकबाल। मेरे वोट से आइन बना और मेरे टैक्स से हुकूमत चलती है। तो मैं कहता हूं कि कोई जर्नैल हो, कोई एयर मार्शल हो, कोई जज हो, कोई सिविल ब्यूरोक्रेट हो, कोई साबका वजीर आजम या हाजिर वजीर आजम हो, एहतसाब सबका होना चाहिए। पिक एंड चूज वाला काम नहीं होना चाहिए। और इसी बात पे आज सारी सियासी जमातें भी मुत्तफिक हैं कि आज जो मुल्क की हालात बने हैं, जिस नहज पर हम पहुंचे हैं, वो इसी वजह से पहुंचे हैं कि आप चीनी चोरी करने वालों को और चीनी एक्सपोर्ट करने वालों को नहीं पूछते, बल्कि आप काकूल एकेडमी में खिताब करते हुए कहते हैं हम हुकूमत के साथ हैं। भाई ये आपको कहने की क्या जरूरत है? आप तो इस रियासत के मुलाजिम हैं, तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, यू आर ड्यूटी बाउंड। आपने हलफ लिया है। आपसे ये किसने पूछा कि आप वहां कहें जी मैं हुकूमत के साथ हूँ? ये कहने की क्या जरूरत है? ये नहीं कहना। उन्होंने कहा था हम हर इलेक्टेड हुकूमत के साथ हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना जी, वो पाबंद है। ये कोई आसान नहीं है, ये दोहराने की जरूरत नहीं है। वो रियासत जाफर इकबाल साहब माजरत के साथ ये लोग वो बात करते हैं कि जो इनको सूट करती है। जाफर इकबाल साहब गलत बात बोल रहे हैं। जाफर इकबाल साहब गलत बात बोल रहे हैं। उस दिन आर्मी चीफ ने, हमने भी टीवी पर सुना, उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्टेड हुकूमत होती है हम उसके साथ होते हैं, जो भी गवर्नमेंट करती है। आप लोगों को तकलीफ ये है, आप लोग कहते हैं कि सबका होना चाहिए, आपके मफरूर यहाँ से भाग चुके हैं। आपके नवाज शरीफ साहब चोरी करके वो, अब बात तो सही कीजिए ना, बात तो सही कीजिए ना। आप सुनिए, आपकी इस्लाह कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं आपकी। जाफर साहब कह रहे हैं बात ठीक नहीं कर रहे। अगर आप बात ठीक करेंगे तो सुनते रहेंगे। आप गलत बात कर रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं, वो आपकी इस्लाह कर रहे हैं। आप गलत बात क्यों कोट कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए। आप ये क्यों गलत कोट करके बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने ये कह दिया? आप अपनी बात करें, सुन रहे हैं आपसे। आर्मी चीफ अपनी बात बताएगा, आईसीआर बताएगा, आप अपनी बात करें। आप अपनी बात करें ना। अभी आप जरा हौसला करें, हौसला करें। बात को पता नहीं बारी आएगी कि ना आए, पता नहीं बारी आएगी। इस बात को हम नहीं चलने देंगे। आप लोग प्लान करके अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं। आप लोग एक साजिश के तहत अपने चोरों को, पापा डैडीज को बचाने के लिए ये सारा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। आप लोग कल आपके स्टेज के ऊपर वो अली बाबा, ममनून है, आपने वो अली बाबा बीच में बिठाया हुआ था, पगड़ी लगाकर। एक बात चारों तरफ से घेरा हुआ था। अमीर अब्बास साहब, आप इंतजार करें, कोई एक बंदा बात करने उनकी बात हम करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, मैं खुद चुके फासले पे हूँ, उस वक्त लाहौर में हूँ, मुझे आपकी भी आवाज़ नहीं वाज़े आ रही है। जाफर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें पहले सर। मैं बड़ी मुख्तसर अमीर अब्बास साहब, बात सिर्फ ये है कि आप वो मैंने तो शुक्रिया अदा किया, दोनों का पता नहीं क्यों गुस्सा लग गया है कि मियां नवाज शरीफ ने सारी वो चीजें जो आपके शुक्रिया में भी काट थी ना, आपके शुक्रिया में तंज था। चलें जी, हमारे शुक्रिया में भी उनको तंज है। जब वो बात उन्होंने जनरल जिया की तो मैं कह रहा हूँ यही बात मियां नवाज शरीफ करते हैं कि जर्नैल मुदाखलत करते हैं, और ये बात मियां नवाज शरीफ की आप नहीं चलाते। और यही बात हलीम आदिल साहब करें, यही एयर मार्शल साहब करें, वो चलाने की इजाजत है। और कमाल ये है कि आज इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम किसी एक मसले का जवाब नहीं दिया। कोई एक सवाल ऐसा नहीं जिसकी वो वजाहत कर सकें।
आज उनकी परेशानी, उनकी घबराहट, उनका वो लबो लहजा, उनके वो अल्फाज का चुनाव, और आज इस टाइगर फोर्स को वो टाइगर अच्छा, चूंकि अब आपने लबो लहजे का जिक्र कर दिया है तो मैं इस तरफ नहीं आना चाह रहा था। अब जरा लबो लहजा कल का भी सुन लेते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने वजीर खारजा, वजीर दिफा 5-6 दफा जो पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने क्या फरमाया, जरा ये दिखा दें, जल्दी से सुनवा दें जी ख्वाजा आसिफ साहब। अगर तुम्हें शर्म आया है तो अगर तुम्हें गैरत का पर भी गैरत है तो ये 500 लोग नहीं है कि ये कई 500,000 लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आपकी आवाज इस्लामाबाद तक पहुंच रही है, उस तक पहुंच रही है। जाफर साहब, ये गो न्याजी गो तो चले समझ में आता है, लेकिन ये जो आखिर में लफ्ज बोला है इन्होंने क्या ये जेब देता है ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेचर के पार्लियामेंटेरियन को? यकीनन नहीं। मेरे वो लीडर हैं, बड़े आदमी हैं, इमरान खान साहब जो भी हों, उन्हें ख्वाजा आसिफ साहब को ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था और मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जो पहली बातें उन्होंने की कि वो शख्स जो कहता था कि 500 आदमी भी मेरे खिलाफ निकल के खड़ा हो और वो कहे और मैं जो है वो छोड़ जाऊंगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? उस शख्स को कोई नाम तो देंगे ना। शाहिद लतीफ साहब, जो कल की तकारीर थी उनमें से सबसे ज्यादा जो सख्त लैंग्वेज है वो 1-2 लोगों ने इस्तेमाल की, जैसे ये ख्वाजा साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, कुछ नवाज शरीफ साहब की किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी। आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सख्त रिबटल दिया है, यानी ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने संजीदा लिया है कल के जलसे को। तो ये जो हीट है, पॉलिटिकल टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गया है, यानी वज़ीर आज़म अगर आज रेसिप्रोकेट ना करते शायद चीज डाई डाउन हो जाती। अब कल इसका जवाब जो है वो कराची में पीपल्स पार्टी और PMLN देगी, तो ये बात तो फिर खत्म नहीं हो रही शायद साहब? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि ये बात ऐसे ख़त्म होगी। वो जो मैंने बात की कि ये सिर्फ बातों से बात ख़त्म नहीं होगी, इस कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो माजी के किस्से हैं, वो कहते हैं ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं, वो हकीकत है। इसको माने, इसके कोई इज्जत वाले फैसले करें, सजाएं भी सुना दें। कुछ लोग तो मौजूद ही नहीं हैं, फिर इसको हम ख़त्म करें और आइंदा के लिए तहैया करें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये ज़ुबान और ये जो ज़हनी हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज बनाए हुए हैं, इनको अगर आप दिल से ख़त्म करने की बात करेंगे तो ये होगा। ये इस तरह नहीं होगा सिर्फ कहने से। तो यही मैंने सजेशन दी थी कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हकीकत में बनाया जाए, उसमें ये सारी बातें की जाएं, जो गलतियां हुई हैं वो माने और ना करने की उसके बाद ये वादा करें और दिल से इस बात को मानते हुए अगर आप चलें तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुनासिब तरीका इख्तियार हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, जो शाहिद लतीफ साहब फरमा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जब भी 20 सितंबर से लेकर अब तक उन्होंने जितनी दफ़ा भी खिताब किया सेंट्रल वर्किंग कमेटी से, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से, APC से, वो बार बार आर्मी चीफ को और DGISI को हिट कर रहे हैं। वो एक बार भी सोल्यूशन नहीं पेश कर रहे हैं, यानी वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर खत्म कैसे करना है, कोई मिसाक पाकिस्तान, वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दो बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि बिल्कुल शाहिद साहब ने दुरुस्त फरमाया, लेकिन सवाल ये है कि हमने तो फिर भी कई बार अपनी गलतियों का इदराक किया और कहा, यहाँ पे तो हर आने वाला फिर नई गलतियाँ दोहराना शुरू कर देता है। हम तो चलो पॉलिटिशियंस हैं, एक लंबा हमें कभी शिकस्त हो जाती है या दिलवा दी जाती है, कभी हमें इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं, उनसे फिर कहते हैं। सारे लोग फिर अपनी गलतियां क्या जो मियां रजा रबानी साहब ने कहा था कि एक डायलॉग किया जाए, कैसे किया जाए? अब इसको कैसे आप बैठ सकते हैं, कहाँ पे बैठ सकते हैं, कौन बैठा सकता है? सो हम ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल दुरुस्त बात की, लेकिन कैसे किया जाए, एक बात। दूसरी बात ये देखें, हुकूमतें हमेशा चीज़ों को ठंडा करती हैं। ये पहली हुकूमत मैंने देखी है। हम जब 2002 में MNA बन के गए तो बड़े जज्बाती थे, तकरीरें करने लगे, तो खुर्शीद शाह साहब ने हमें समझाया कि आप ऐसा ना करें। 2008 में हमारे चंद नौजवान लड़ाई करने पे आए। आप फरमा रहे हैं कि ये पहली हुकूमत है जो खुद लड़ाई को खत्म किया, प्रोवोकेटिव किस्म की तकरीरें कर रही है, प्रोवोकेशन लड़ाई को दावत देती है, सियासी माहौल जो है वो है, खराब हो रहा है। और यहाँ पे हलीम शेख साहब को मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, बार बार उनकी डिस्टॉर्शन है।
वक्त मेरे वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगली सारी जगहों पे गुफ्तगू जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, शाहिद लतीफ़ साहब, हलीम आदिल शेख साहब और चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिरी 1 मिनट में मैं ज़रा कश्मीर के ऊपर बात करना चाहूँगा। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। बैरिस्टर साहब, ये जो लॉफेयर नैरेटिव है इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके ऊपर जो लॉफेयर नैरेटिव है वो क्या हो सकता है? देखें, शुक्रिया अमीर अब्बास साहब बुलाने के लिए आपने अपने शो में। अब जो बातें होनी और जिस तरह की बातें एक सियासी बयानिया भी बनाया जा रहा है कि जी अफवाज क्यों नहीं कुछ करती है कुछ, तो ये चीज़ें तो नहीं चलेंगी। अब जंगें तो नहीं हो सकती आजकल की माहौल के अंदर। तो जो भी जंग होगी वो कानूनी जंगें होंगी और उनको बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ही लड़ा जाएगा। तो उस सिलसिले में जो हिंदुस्तान ने जो पिछले साल से अपने R70 और 35A के एब्रोगेशन के बाद से जो इक़दाम लिए हैं IIOJ के अंदर, वो सब जो हैं वो लॉफेयर के ज़िम्रे में आते हैं। उन्होंने एक अपनी तौर पे एक कानूनी जंग लड़ने की कोशिश की है कश्मीर की हद तक, और उसके बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी की हैं। तो पाकिस्तान को बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, जो कि वक्त इतना ही था। देखते रहिएगा तब्दीली। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।